तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और बार हमारे स्मार्ट माइंड आर्मी यूट्यूब चैनल पर फिर से। तो बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज। ठीक है, आपको भी कैसा लग रहा होगा कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो आज हम फिर से एक तरीके से न्यू शुरुआत कर रहे हैं हमारे इस चैनल की। कहीं ना कहीं पास्ट वीक्स या पास्ट मंथ बहुत वो थोड़े, मैं क्या बताऊँ, थोड़े से स्ट्रेसफुल रहे। और जो चीज़ स्ट्रेसफुल होती है या फिर आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी ही करती है अगर इसको पॉजिटिव वे में लो तो आप। तो पास्ट की कुछ प्रॉब्लम्स हुई, बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेक्चर नहीं ले पाया, लेक्चर छूट गए, बहुत सी चीज़ें हुई, आपको बता नहीं सकता मैं, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो कोई दिक्कत नहीं है, हुई, उनको पीछे छोड़ते हैं। सोचा, रीसेट किया, रीफोकस किया, फिर से पेन कॉपी उठाया, फिर से लिखा कि क्या क्या गलती हुई, इस बार वो नहीं दोहरानी है, बस सीधी सी बात। तो जो आपका स्मार्ट माइंड आर्मी यूट्यूब चैनल है, मैंने उसी कम्युनिटी पोस्ट में, आपको मालूम होगा, थोड़े दिन पहले कुछ अपलोड किया था। तो मैंने अब से करीब 3 चेंजेस किए हैं हमारे इस चैनल पर, जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो क्या है। फर्स्ट, पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम बता देता हूँ, वो प्रॉब्लम क्या हुई थी। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, या फिर आपके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपके सुशील सर हैं, वो इस चैनल को छोड़कर जा चुके हैं। क्योंकि उनका जो टारगेट था, गोल था, वो कहीं ना कहीं कुछ और था। हमारे जो रास्ते थे कहीं ना कोई और थे, पर हमारा जो मेन फोकस था ना, मेन पॉइंट, वो था बच्चों की एजुकेशन या फिर एक तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ाना। तो कोई नहीं है, वो जहाँ पर भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हालांकि मैं बता दूँ, वो एक ऑफलाइन कोचिंग में वो पढ़ा रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को वो अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, बस वही होना चाहिए, वो हो रहा है। वो यहाँ से जा चुके हैं, हालांकि वो कभी ना कभी आ जाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत बीच बीच में एक आध साल लेक्चर लेने कभी कभी आ जाएंगे, मोटिवेशन या फिर वैसा, पर वो फुली अब हमारे साथ नहीं है। कभी कभी वो आ जाएंगे, उन्होंने कमेंट में लिखा भी था, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जो मैथ की क्लासेस हैं वो अप होल्ड कर दी गई हैं, यानी एक तरीके से आपकी क्लासेस रोक दी गई हैं अभी के लिए। क्यों? अभी कोई मैथ का टीचर अवेलेबल नहीं है, तो आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा। टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। सबसे पहला अपडेट ये मैं देना चाहूँगा आपको कि अभी मैं एक नए मैथ टीचर की तलाश कर रहा हूँ, और हालांकि कहीं ना कहीं मेरी बातें भी चल रही हैं बहुत लोगों से। तो 1 से या 2 हफ्ते में आपको मैं मैथ का टीचर करवा दूंगा, और वहाँ से क्लास आपकी शुरू हो जाएगी वापस से। ये तो था पहला अपडेट। सेकंड अपडेट मैं आपको बताता हूँ, डेली मैं वीडियो डालने का मेरे को लगता है कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जो एवरेज टाइम व्यू कर रहे हो आप बच्चे लोग, वो 10 मिनट ही है, आसपास 10 मिनट के आसपास। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी जो वीडियोज़ है ना, उनमें कहीं ना कहीं कंटेंट की बहुत प्रॉब्लम है, या फिर फ्रेशनेस की बहुत कमी है। क्योंकि अगर जब तक कंटेंट में फ्रेशनेस और एक्साइटमेंट नहीं होगी, तो कोई नहीं देखने वाला। ये तो रियलिटी है। थोड़ी सी शायरी, थोड़ी सी जो, सब कुछ आना चाहिए, तभी तो पढ़ने में मज़ा आता है ना। हालांकि क्यों ही पढ़ेगा कोई हमसे, ये क्यों सोचे हम? भाई ऐसा क्यों सोचना, हमको मालूम है फ्रेशनेस नहीं है ना, ठीक है, सही करेंगे। इंसान पढ़ने आएगा, बिल्कुल आएगा, बस आपको क्या है, अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम फेस करो, उसका सॉल्यूशन निकालो, बस आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। बस तो ऐसे ही जो आपकी सेकंड अपडेट है वो ये है कि आपकी जो क्लासेस हैं अब वीकेंडली अपलोड होंगी और वन शॉट्स में अपलोड होंगी, यानी अब फुल फ्लैश लेक्चर नहीं मिलेंगे आपकी। करीब एक वन शॉट में अपलोड होगी, क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादा जो 9th-10th के बच्चे थे, मैंने उनसे जब बात करी थी खुद से पर्सनली, तो उन्होंने बोला था भैया ऐसे फुल लेक्चर मत डाला करो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें कहीं ना कहीं शॉर्ट, कम टाइम में ज़्यादा चाहिए, मतलब शॉर्ट टाइम, मतलब 2-3 घंटे का मुश्किल से एक वन शॉट रहे, हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाए। इससे बढ़िया आपकी आधे आधे घंटे के 6 लेक्चर डाल लो, 8 लेक्चर डाल लो, वो बहुत बड़ा टाइम निकल जाएगा। इससे बढ़िया आप 2-2, 3-3 घंटे के वन शॉट डाल दो, वो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला भाई ठीक है, 50 से ज़्यादा सब्सक्राइबर तो यहीं, और 10-12 तो यहीं अपने 9th क्लास के। तो मैंने उनसे पूछ ही लिया, ठीक है भाई, जो तुम्हारा सजेशन है वो मेरे को कहीं ना कहीं बहुत सही लग रहा। तो सेकेंडली मैंने अपडेट ये कर दिया कि अब से वीकेंड को क्लास अपलोड होगी, ठीक है, ठीक है ना। अब थर्ड आपकी ये है कि अब से स्मार्ट माइंड आर्मी जो
ये आपका यूट्यूब चैनल था, अभी यूट्यूब चैनल नहीं रहा है एक तरीके से, अभी फुली एक ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर बनने वाला है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बहुत मेरे को कहीं ना कहीं अभी फुली तरीके से सेट नहीं है, पर मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कि मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे अगर कोई भी बच्चा ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता है तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। ये सिर्फ 6 to 8 के लिए है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल है की लिंक दे दूँगा, उस पर आप जाके ज्वाइन कर लेना। तो मैं आपको फुल डिटेल्स बता दूँगा कि एड्रेस कहाँ है और फ़ोन नंबर, बाकी सब चीज़ें बता दूँगा कि कैसे रहने वाला है। आप एक बार आइए, डेमो लीजिए, पसंद आता है तो रहिए, नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं, हम आपको और अच्छी सजेशन देंगे कि आप और कहीं और जाके अच्छे से कैसे पढ़ सकते हैं। टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं आपके साथ एक बड़े भाई की तरह हूँ, बिल्कुल आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा। जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो आपको फेस नहीं होने दूँगा, बस इतना सा मेरा ये कहना है। कि यूट्यूब पे आओ, स्मार्ट माइंड आर्मी चैनल कोई देख रहा है तो बोला भाई तुम इसे फॉलो क्यों करते हो। बहुत से लोगों ने पूछा कि भाई तुम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो, कोई तुमसे क्यों पढ़ेगा। मैं बोला भाई मेरा चैनल बस पढ़ाई के लिए नहीं है, मैं एक तरीके से इस चैनल को पढ़ाई के लिए नहीं करना चाहता हूँ। मैं इसमें एक तरीके से लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, इम्पैक्ट डालना चाहता हूँ बच्चों पे, कि सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होता यार। आगे चल के मैं बहुत से लेक्चर डालूँगा, आप टेंशन मत लो। आपको लगता है बस पढ़ाने आते हैं, पढ़ाई चले जाते हैं, नहीं, आगे चल के मैं बहुत कुछ चीज़ें करूँगा इस पर। मेरा पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई नहीं है। हाँ, ये मैंने आपसे प्रॉमिस लिया था पिछले साल कि मैं आपका फुल सिलेबस कराऊँगा, कहीं न कहीं मैं उसमें फेल रहा, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, फेल रहा, पर मैं उसको फुल कंप्लीट करूँगा। जो मैंने प्रण लिया था मैं पूरा करूँगा, ये मेरी गारंटी है। और ये मैं गारंटी खुद देता हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, कहीं न कहीं मन पे एक रिग्रेट रहता है, बोझ रहता है कि भाई तुमने कुछ बोला था, तुम करे नहीं, तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो करो, जो तुम्हारे बस में चीज़ें उनको करो। तो अब से जो आपके लेक्चर हैं वीकेंड अपलोड होंगे, मैथ की आपकी क्लासेस जल्दी आ जाएंगी, और हमारा ऑफलाइन भी शुरू होने वाला है जल्दी। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, मथुरा से है कोई, तो आ सकता है इधर। मैं आपको एड्रेस और लिंक सब भेज दूंगा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाओ एक बार, ठीक है, सब बता दूंगा उधर। एक बार डेमो लो आके, अच्छा लगता है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं अच्छा लगा मैं आपको और बता दूंगा अच्छी कोचिंग जहाँ पे आप जाके एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका ग्रेविटेशन का लास्ट लेक्चर, तो शुरू करते हैं जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देव सिंह, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ग्रेविटेशन का। तो भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं, आज से फिर से अपनी नई री सीरीज मतलब फिर से शुरू कर रहे हैं, तो रिस्टार्ट करते हैं। तो जय श्री राम, जय हनुमान जी की, ठीक है, आ जाओ भाई, ठीक है। तो शुरू करते हैं ग्रेविटेशन से। तो ग्रेविटेशन में आपका क्या हुआ था, मैंने जो लेक्चर बनाए थे वो जनवरी करीब के थे जो मैंने अपलोड करे। तो आपको बहुत वेरिएशन डिफरेंस दिखेगा, कभी मैं ग्रीन बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, कोई वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये उसका लास्ट लेक्चर है, आज ख़त्म कर देंगे इसको, ठीक है। आज इसका एंड करके फिर आपकी जो 1 शॉट सीरीज़ है वो आराम से चलेंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर है ग्रेविटेशन, और पहला टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो ठीक है, पहले बेसिक्स पे जाते हैं। फ्लूइड्स क्या होता है बताओ भाई। फ्लूइड्स मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में फ्लूइडिटी एक कॉन्सेप्ट था, या फिर फ्लूइड्स के बारे में भी था, लिक्विड। तो क्या होता है फ्लूइड का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो फ्लो करे या फिर तैरे, जो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करे, उसको हम फ्लूइड कहते हैं। आपका तेल, पानी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो फ्लो करते हो, भले ही वो विस्कस हो या नॉन विस्कस हो। विस्कस और नॉन विस्कस इसको भी हटा दो दिमाग से, बिल्कुल ये मैंने गलत टर्म यूज़ कर दिया, कोई बात नहीं। जो तैरें उसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। आपका मरकरी जो होता है वो भी एक फ्लूइड होता है, ठीक है, पर वो बहुत कम फ्लो होता है, वो उसकी हम अभी डेप्थ में जाएंगे वो क्यों होता है, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ, फ्लूइड बस एक ऐसी चीज़ होती है जो तैरती है। अब बता, ये टॉपिक का नाम है प्रेशर इन फ्लूइड्स। अच्छा, मतलब प्रेशर इन फ्लूइड्स, यानी फ्लूइड्स और प्रेशर के बीच में कुछ रिलेशन यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है जो आपका चैप्टर में है। तो इस अगर आप टेक्स्ट को पूरा पढ़ोगे जो आपके बुक में है, तो उसमें ये बताया गया है, बस एक लाइन इंपॉर्टेंट थी जो मेरे को मिली है, वो मैं नोट्स से आपको बता देता हूँ। नोट्स लाया हूँ मैं अपने, ठीक है, उसको आप लिख लीजिए। देखो,
ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप 9th में हो, 10th में हो, आगे चल के अगर आप साइंस लेते हो 11th और 12th में भी, उसमें भी ये लाइन आएगी, तो इसका बहुत बहुत महत्व है। तो पहले से जान लेते हैं लाइन क्या कह रही है। प्रेशर एक्सर्टेड, यानी किसी ने प्रेशर डाला, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास। कन्फाइंड मास यानी एक तरीके से रखा हुआ मास, यानी जैसे एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने कुछ भर दिया फ्लूइड, इसका कुछ मास होगा, कन्फाइंड मास होगा, ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्ट जो करेगा ना ये, और फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, जो फ्लूइड भरा है आपका एक कन्फाइंड मास में, वो क्या करेगा, ऑल डायरेक्शन में क्या करेगा, आपका प्रेशर अप्लाई करेगा। जैसे मैं इंसान की बात करता हूँ, इंसान क्या है, अब मैं धक्का दे रहा हूँ किसी को यूँ सामने की साइड, तो मेरा प्रेशर इस डायरेक्शन में, सिर्फ इस डायरेक्शन में। पर वहीं बात हो रही है अगर फ्लूइड की, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, अगर मैं फ्लूइड को किसी भी कंटेनर या कन्फाइंड मास के अंदर भर देता हूँ, तो वो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर को अप्लाई करता है, ठीक है। ये सिंपल सी लाइन है, सिंपल सी बात है, दो बार बोलो याद हो जाएगी, बस सिंपल सी बात है, ठीक है, लिख लिया होगा, आगे चलते हैं, ठीक है। जय श्री राम। अब सेकंड आ रहे हैं ब्योयेंसी। ब्योयेंसी ये आपके लाइफ में फर्स्ट टाइम आ रहा है, अगर मैं बताऊँ आपको, सीबीएसई वालों के तो फर्स्ट टाइम आ रहा है, आईसीएसई वाले तो मेरे को मालूम नहीं, एडवांस चलते हैं भाई वो सब, ठीक है, तो पहले ही पढ़ा दिया हो, क्या मालूम 6th क्लास में। तो देखो ब्योयेंसी का मतलब क्या होता है। आपने कभी देखा है कि हम कुएं में हमने बाल्टी डाली और उसे खींचा, तो बाल्टी भारी लगती है ना, या फिर आप छोड़ो बाल्टी, उसमें भी क्यों डालो, आप कहीं समझ लो कि कहीं पानी भर रहा है ज़्यादा सा, ड्रम है आपका, आपने बोला कि चलो इसमें से एक मग पानी ले लेता हूँ, पहले मग खाली था, जैसे ही आप मग में पानी भरोगे आपको थोड़ा सा फोर्स अप्लाई होता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप एक मेटल शीट ले लो आयरन की, और उसको आप ऐसे से ऐसे शीट ले ली और डाल दिया पानी पे, वो पानी में डूब जाएगी। पर वहीं अगर मैं एक शिप लेता हूँ उसी लोहे की बनी हुई, वो उस पर तैर रही है, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इन सब का जो जवाब है वो इसके अंदर है, ब्योयेंसी, ठीक है। तो पहले ब्योयेंसी की डेफिनेशन को जानते हैं। अगर डेफिनेशन जान गए, एप्लीकेशन जान जाएंगे, एप्लीकेशन जान गए, तो सारे आंसरों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, लिखो सब। एन अपवर्ड फोर्स, एक अपवर्ड फोर्स, यानी किस अपवर्ड का मतलब क्या है, इसमें डायरेक्शन बताई गई है, डायरेक्शन यानी ऊपर की साइड। एन अपवर्ड फोर्स which is exerted by water is known as upthrust और buoyant, ठीक है। ये है इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। एक अपवर्ड फोर्स यानी अगर मैं पानी में हूँ और मैंने, जैसे आप देखना, मैंने एक मग लिया, उसको पानी के अंदर ढकेला, छोड़ दो, बाल्टी भरी हुई है फुल, जैसे ही आपने मग डाला अंदर, छोड़ दो, बिल्कुल हाथ निकाल दो, आप देखोगे वो मग अपने आप ऊपर आएगा। खुद से करके देखना, अच्छे से समझ आएगा, और अच्छे से वो अपने आप ऊपर आ रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है, वो हो रहा है बोयेंट फोर्स की वजह से, और उसको हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट भी कहते हैं। अपथ्रस्ट में क्यों लिख दिया इधर भैया, अपथ्रस्ट क्यों लिख दिया इधर, तो अपथ्रस्ट का भाई देख मैं बताऊँ, कभी कभी क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है ना उसमें अपथ्रस्ट लिख के आ जाता है, तो बच्चे सोचते हैं यार अपथ्रस्ट ये क्या बोला यार, ये तो कुछ, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। भाई पढ़ा है कि अपथ्रस्ट बोयेंसी को ही कहते हैं या बोयेंट फोर्स को ही कहते हैं, ठीक है। अब ये तो बात आ गई कि आप जब ये बात आ गई कि आपकी बोयेंट फोर्स की। अब बात करते हैं कि कोई भी चीज़ सिंक यानी डूबना, फ्लोट कैसे करती है।
देखो मैं बताता हूँ आपको, सिंपल सी बात है कि जो आपका बुओयंट फोर्स होता है, इसकी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन लिख लेना, APP एप्लीकेशन, एप्लीकेशन या फिर इम्पोर्टेंट लिख लो, सॉरी एप्लीकेशन ही, इम्पोर्टेंट लिख लो, इम्पोर्टेंट। देखो बुओयंट फोर्स जो होता है आपका, वो किसके किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो आपका जो बुओयंट फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, हाँ सही है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर एक मग है, मैंने उसको पानी में डाला, ऊपर आया, ठीक है, वहाँ बुओयंट फोर्स लगा, कुछ लगा, जैसे एक्स न्यूटन लगा, एक्स न्यूटन। वहीं अगर मैं उसको किसी और डेंस फ्लूइड में रख देता हूँ तो उस पर और बुओयंट फोर्स लगेगा, ये सीधी सी बात है बस। और डेंसिटी से भैया क्या मतलब आ गया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी आप सब जानते हो, घनत्व, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है, चाहे तो आप फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल लेक्चर को स्टार्टिंग से देख लो, उसमें मैंने बिल्कुल डेंसिटी को बिल्कुल क्लियरली समझाया है। तो बुओयंट फोर्स जो होता है आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के बिल्कुल बराबर होता है। अब आती है कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या आती है, फर्स्ट कंडीशन है फ्लोटिंग, और सेकंड है आपकी सिंक, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी लेस देन होनी चाहिए किससे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इसमें क्या होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए किससे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से। तो देखो पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि आप जब भी वेल से या कहीं से पानी निकालते हो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, वो फोर्स तो सिंपल है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्योंकि वो डाउनवर्ड लगता है, ठीक है। तो हालांकि उसमें भी कहीं ना कहीं जब आप पानी भरते हो तो आप देखते हो कि आप जैसी बाल्टी आपकी पानी में गई तो वो स्ट्रिंग नीचे ना जाके, बिल्कुल ऐसे नीचे ना जाके ऊपर आने लगती है, उसमें भी बुओयंट फोर्स होता है। और सेकंड में जो मैंने आपको बात कही थी, आप एक आयरन शीट ले लो और वो डूब जाएगी, वहीं एक आयरन की शिप सेम है, वो चल रही है। वो क्यों चल रही है, वो इन दो कंडीशनों में बताया गया है। कैसे, देखो फ्लोटिंग की कंडीशन का, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी जैसे अगर मेरे पानी है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, इसकी डेंसिटी ऐसे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी नहीं मालूम है ना, कुछ नहीं समझ आएगा, शुरुआत से देखो जाओ, ठीक है, तभी आना इधर। तो डेंसिटी है 1 ग्राम पर मीटर, और जैसे मैंने अगर एक शीट रख दी, आयरन की शीट, ठीक है, वेट तो बहुत है, वेट बहुत हो गया, और एरिया भी है, एरिया है पर एक तरीके से ज़्यादा नहीं, एरिया वॉल्यूम हो गई, वेट हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये क्या होगा ना, ये इसकी डेंसिटी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा होता है तो क्या होता है, वो ड्रोन कर जाता है। वहीं मैं शिप की बात करता हूँ, शिप होते हैं करीब आपके इस टाइप के, वी या मैं कहूँ और ज़्यादा बिल्कुल डाउन। अब आप देखना, ऊपर तो बहुत बड़ा शिप है, ठीक है, ऊपर तो बहुत बड़ा शिप है, तो नीचे देखो कितना कम, मास कितना कम है, वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, ठीक है, मास कितना कम है, मास कम है, तो क्या हुआ, डेंसिटी कम हो गई, इससे पानी से डेंसिटी कम हुई तो क्या हुआ, वह फ्लोट करना शुरू हो गया। अब कहीं ना कहीं बहुत से बच्चों के मन में आ रहा होगा, ठीक है, पहली कंडीशन ट्रू, सेकंड कंडीशन ट्रू, भैया तीसरी कौन सी भाई, तीसरी भैया वो वाली जो इन दोनों के बीच में आएगी, कौन सी बोल रहा है भाई, जब डेंसिटी एक दूसरे के बराबर हो जाए। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा होगा उसमें, जैसे मैंने एक कोई ऑब्जेक्ट ले लिया और ये रहा पानी, तो मैं आपको बताऊं, ना तो ये फुली ड्रोन होगा, ना तो ये पूरा तरीके से सिंक होगा, ना ये पूरी तरीके से क्या होगा, फ्लोट होगा। ये कंडीशन है थर्ड। अपनी कॉपी में लिखना चाहते हो तो लिख लो, नोट्स बना रहे हो तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ये कंडीशन पूछी नहीं जाएगी आपको पेपर में, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इससे। ये ऐसा कंडीशन होगी, ना तो इसमें अच्छी तरीके से सिंक हो पाएगा, यानी पूरी तरीके से डूब पाएगा, ना पूरी तरीके से फ्लोट कर पाएगा, यानी ऊपर नीचे होता रहेगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो
समझ में आ गई होगी बात। आगे चलते हैं इसके बाद, ठीक है। तो मिटा देता हूँ। समझ आ रहा ना भाई, बता देना, नीचे लिख देना, ठीक है। अब हमने बुओयंट फोर्स पढ़ लिया। अब कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस आए थे, मैं उन क्वेश्चन को बता देता हूँ आपको। 3 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन आए थे पढ़ने के बाद बहुत से लोगों के मन में पुराने टाइम पे। तो क्या थे? फर्स्ट, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ बुओयंट फोर्स। हम बुओयंट फोर्स तो ठीक है बोल रहे हैं कि अपवर्ड फोर्स लगेगा, पर उसका मैग्नीट्यूड कैसे मालूम पड़ेगा ये तो बताओ। नो क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेम इन जो बुओयंट फोर्स की वैल्यू होगी क्या ये सेम होगी हर लिक्विड में? देखो भाई, ये तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको खुद बता दिया था कि बुओयंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। तो ये सेकंड पॉइंट तो खुद ब खुद कट हो गया। पर बहुत से लोगों का तो भी मन में था कि सेम इन ऑल फ्लूइड होती है क्या, इसकी जो वैल्यू होती है? नहीं। डू ऑल बॉडी एक्सपीरियंस सेम बुओयंट फोर्स, वही वाली लाइन है, नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट वाली लाइन जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हम इसको नापेंगे कैसे, कि कोई भी चीज़ अगर हमारी है उस पर कितना बुओयंट फोर्स लग रहा है और कैसे हो रहा है ये सब चीज़ें। तो इसके लिए आए आर्किमिडीज, ठीक है। आर्किमिडीज आए, आर्किमिडीज ने बोला देखो भाई, एक डेफिनेशन फेंक के मारता हूँ आपके में, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और ऐसी डेफिनेशन है, इसका जो एक्सपेरिमेंट है ना भाई, बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है। मैं आपको भी बताऊँगा, आप भी करके देखना, ठीक है। तो इसका लिखते हैं नाम, थर्ड आर्किमिडीज। आर्किमिडीज थोड़ा सा अगर वो इधर इधर हो स्पेलिंग वेलिंग तो देख लेना, ठीक है भाई। चीक डबंग डम डम है भाई, चीक डबा डम डम, ठीक है। अब देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन को देखते हैं, लिख लेते हैं इधर एक बार। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली, कोई मैंने बॉडी ली, ऐसे मार्कर लिया, मैंने उसको पानी में फुल डुबाया या थोड़ा सा डुबाया, पार्शियली या फुली, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स है बुओयंट फोर्स, ठीक है। डेट इज इक्वल, क्या किसकी इक्वल है? इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है। तो यानी बोल रहा है जो आपकी बुओयंट फोर्स होगी या उसकी मैग्नीट्यूड होगी वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। बस सिंपल सी बात है, ये है इसका आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। अब इसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ कि जो हमको कराया गया था, वो कराया नहीं गया था या फिर मैंने देखा था कहीं से, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट था कि बुओयंट फोर्स कैसे मालूम करें, या फिर ये कैसे मालूम करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मैंने किसी उसमें रखा है तो वो कितना अंदर गया है। तो आप एक पानी लेना, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट डालना, वो पानी फैलेगा, तो उसके नीचे कटोरी रख लेना, उसमें वो पानी को भर लेना, वही क्या होगा आपका, ये अपवर्ड फोर्स की वैल्यू होगी। उसका वेट कर लेना, उसका वेट करोगे, उसका जो वेट होगा ना वही किसके बराबर होगा? आपके बुओयंट फोर्स के बराबर होगा। बस सिंपल सी बात इतनी है, ठीक है। तो जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है वो यूज़ होता है इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर और डिज़ाइनिंग ऑफ शिप्स। अगर अच्छे समझ आ गया है तो एक और बार बता देता हूँ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपका कुछ नहीं है, ये आपका लाया गया था क्या इसके लिए? मेनली एक क्वेश्चन आ रहा है हुआ कि अपवर्ड फोर्स जो है आपका उसकी हम वैल्यू कैसे बताएं। उन्होंने बोला अपवर्ड फोर्स जो होगा आपका वो किसके बराबर होगा? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी पानी या फ्लूइड के अंदर डालोगे, जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसके आने से, जैसे मैंने मार्कर डाला तो जितना पानी बाहर आया उसके वेट के बराबर होगा उसकी वैल्यू। बस सिंपल सी बात है। तो ये था आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब इसके बाद आ रहे हैं आपके लास्ट टॉपिक पे, जो है क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। और आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जो आपकी जो प्रैक्टिस सीट है वो भी वीकेंड्स पे अपलोड होंगी, ठीक है, टेंशन मत लेना, वीकेंड्स पे अपलोड होंगी और अपलोड होना शुरू भी कर दिए मैंने। आपको बता देता हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए, प्रैक्टिस शीट PS, तो आप क्या कर सकते हो, एवरी चैप्टर के लास्ट लेक्चर पे
कमेंट्स जाना, कमेंट्स पे नीचे, तो उस पर नीचे पिंड कमेंट जो होगा, पिंड कमेंट उसको खोल लेना, ठीक है। उस पिंड कमेंट को खोल लेना, उस पर लिंक दे रखी होगी, एक लिंक दे रखी होगी, लिंक को खोलना और ट्राई टू सॉल्व, उससे ट्राई करना सॉल्व करने की। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, मेरा ये मानना है, या तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद कर लेना, और अगर आप कुछ ज़्यादा ही आलसी हो तो सारे चैप्टर पढ़ लेना, ऐसे 2-2 3 दिन चैप्टर पढ़ लेना, उसके बाद 2-3 दिन एक साथ लगा लेना, ठीक है। पर लगा लेना ज़रूर, क्योंकि मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन फंस सकते हैं आपकी। 70 to 80% फुल चांस है, 90% भी चांस बन जाता है कहीं ना कहीं। जहाँ तक मैंने बहुत लोगों से पूछा कि भाई प्रैक्टिस शीट का लेवल क्या है, उन्होंने बोला भाई भैया इतना ठीक ठाक है कि हमारे अच्छे से पेपर में अच्छे ठीक ठाक नंबर उसके आ जाते हैं। मेरा ठीक है भाई, तो फिर तो इसको बनाने का महत्व है, यानी इसको बनाने का कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, वरना कोई अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्या बात है, कोई सॉल्व क्यों करेगा, है ना। तो इसको करना आप, ठीक है। तो इसी के नीचे लिख देता हूँ पहले अपना टॉपिक नेक्स्ट, और रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी बहुत आसान टॉपिक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी, कहीं ना कहीं रिलेटिव डेंसिटी जो हमारा ये टॉपिक है, हम किससे करते हैं, रिलेट वाटर से रिलेट करेंगे। रिलेटिव यानी रिश्ता, इस तरीके से हम रिलेशनशिप बैठाने की कोशिश करते हैं। तो जो इसमें रिलेटिव डेंसिटी है, इसमें हम डेंसिटी का रिश्ता बैठाने की कोशिश करेंगे, किससे, खुद का किसी और से, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी मेनली तो यही होती है, पर आपकी बुक में जो रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखी है, ठीक है। तो हम उसी को पढ़ेंगे। तो इसका सिंपल सी बहुत आसान सी डेफिनेशन होती है, तो मैं लिख देता हूँ, उसको आप लिख लो। रिलेटिव डेंसिटी, रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आर डी लिख देते हैं इसको, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ऐसा यूनिट कुछ नहीं होती, नो, कोई ऐसी यूनिट नहीं होती है, क्यों, ठीक है। पहले डेफिनेशन बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा। देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी यानी दो लोगों के बीच में एक तरीके से रिलेशन। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है हम डेंसिटी के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी यानी सब्सटेंस जो मैंने लिया, जैसे मार्कर लिया, इसकी डेंसिटी, इसका रेशियो किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये हो गई हमारी रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ऐसा क्यों है, देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ली, उसकी यूनिट क्या होगी, यानी डेंसिटी को मैंने जो आपको पढ़ाया डेंसिटी, उसकी यूनिट क्या होती है बताओ आप, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम हो गया आपका मास और सेंटीमीटर क्यूब हो गई आपकी वॉल्यूम। सेम वाटर की होगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कहीं ना कहीं ऊपर भी सेम यूनिट, नीचे भी सेम यूनिट, तो क्या होती है, कट हो जाती हैं, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और जो आपके रेशियोज़ होते हैं उनकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट कुछ नहीं होती है रिलेटिव डेंसिटी की, बस सिंपल सी बात ये है। और आपसे अगर कोई पूछ ले रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो आप बता देना कि रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसी के साथ आज का आपका लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत खुशी है मेरे को कि मैं वापस आया, आपको पढ़ाया, वापस कर रहे हैं, रिस्टार्ट कर रहे हैं, फिर से बैठने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सीधी सी बात ही कहूँगा। तो सेटबैक आएंगे ज़िंदगी में, बस एक लास्ट लाइन कह ही ख़त्म करना चाहूँगा। सेटबैक आएंगे ज़िंदगी में, सेटबैक को समझो, परखो कि भाई गलती कहाँ हुई, तो उन गलती पे काम करो, बस यही लाइफ है भाई। रोना धोना कुछ नहीं होने वाला भाई, रोना धोना, चिल्लाना, चीखना कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं सुनेगा। सेटबैक आएगा, कम बैक करो, सेटबैक आएगा, कम बैक करो, बस सिंपल सी बात है। तो इसी के साथ आज का आपका लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। और बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आप यहाँ आए और आप मुझसे पढ़े और अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, तो इसी के लिए थैंक यू मेरी तरफ से आप सभी को, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, गुड बाय और राधे राधे।